नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम आपको अलग अलग समय पर शरीर में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी बीमारी हो सकती है, किस तरह से हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, सबकी जानकारी देते हैं। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक बात जो हम सब देखते हैं कि हम सबके साथ में गैजेट्स और स्क्रीन्स बहुत हद तक जुड़ गई हैं। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हों या वर्किंग प्रोफेशनल, सभी लोग कहीं ना कहीं स्क्रीन से इस कदर जुड़ गए हैं कि इसका सीधा असर उनकी आंखों पर पड़ता है। किस तरह से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं? क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं जो आंखों को प्रभावित कर सकती हैं? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आंखों में हो सकती है? आज हम हेलो डॉक्टर में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल को। आप एक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में। नमस्कार। यदि आप भी डॉक्टर साहब से आंखों से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 27040999 और 27040998। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन चीज़ जो हमें आजकल देखने को मिलती है वो है स्क्रीन, जिसका पूरे शरीर पर ही असर पड़ता है, लेकिन आंखों की अगर हम बात करें तो आंखों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। देखो, आंखें ऊपर वाले ने देखने के लिए दी हैं और हम स्क्रीन देखें या अदरवाइज़ देखें, देखने में वो काम आती हैं। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं या तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है या वर्क फ्रॉम होम हो रहा है जो स्क्रीन पर ही हो पाएगा, या हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन अगर हमारे हाथ में है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या आईपैड हो, उस तरह से हम कर पाते हैं कि सब चीज़ को हम हमारे पास रेडी टू अवेलेबल है। ये फ़ायदा है गैजेट्स का। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हम दिन भर उसी में लगे रहते हैं, ज़रूरत हो या नहीं हो उसको ज़बरदस्ती खोल के देखते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम देखते देखते ही उसको सो जाते हैं। हम पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो देखने से संबंधित हैं, कुछ पोस्चर से संबंधित हैं। पोस्चर का मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारी गर्दन सीधी रहे, सामने देखे, जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो आँख के लेवल से ऊपर नहीं हो, उससे थोड़ा नीचे हो, लगभग 15 डिग्री नीचे हो, और हम जब देख रहे हैं इसको तो हमारी पोजीशन, कंधे है, गर्दन है, ये सब रिलैक्स रहें। ये बहुत टाइट नहीं हो, कोई एक बिल्कुल फिक्स पोजीशन में नहीं हो। जब हम देख रहे हो तो हम करीबन 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का रेस्ट भी लें। 20 सेकंड के रेस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि आँखों को 20 सेकंड बंद कर लें, या हम 20 सेकंड दूर की चीज़ें देखें, फिर वापस अपने काम में पास वाली स्क्रीन पर लग जाएँ। तो इससे मसल्स को बीच में रिलैक्सेशन मिलेगा, सूखापन की बीमारी कम होगी, बॉडी पोस्चर को ठीक करेंगे। और सबसे बढ़िया है 20 मिनट के बाद हम खड़े होकर 1-2 मिनट के लिए टहल लें, जिससे हमारे पूरे शरीर में जो हम एक बोलना चाहिए ना कि बिल्कुल जड़ता आ गई है, हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, वो चीज़ भी हमारे को काम करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। स्क्रीन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइट कंडीशंस हैं, स्क्रीन बहुत ब्राइट नहीं हो, बहुत डल नहीं हो, आसपास की लाइट से मैच करती हुई हो। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो आंखों पर स्ट्रेन आएगा। डलनेस होने से भी और ज़्यादा ब्राइटनेस होने से, दोनों में ही स्ट्रेन आता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि कोई भी वक्त नहीं रह गया मोबाइल का, अंधेरे में, उजाले में, रात को भी, और सोशल मीडिया का भी इतना इम्पैक्ट है कि एक और तो हम वहाँ से जानकारी जुटाते हैं और अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, वहीं पे हम उसी से प्रभावित भी हो रहे हैं और उसमें कुछ गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि उसमें बिल्कुल एंग्रोस हो गए, वहाँ से हम बाहर आना ही नहीं चाहते। तो जो काम हम 10 मिनट में कर सकते थे उसको हम कई बार आधे घंटे या 1 घंटे में कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने एक जगह से देख ली, उसी को दूसरी जगह से फिर देख रहे हैं, तीसरी जगह से फिर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं और हमें, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी अवेलेबिलिटी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पर मिल जाती है। हम देखते हैं अक्सर हम कोई भी आई ड्रॉप्स ढूंढ लेते हैं या कहीं पे कुछ देसी नुस्खा, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढ लेते हैं कि आंखों में डाल लो, उससे आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। किस हद तक ये चीज़ें नुकसानदायक हो सकती है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप अपना इलाज, बहुत अच्छी बात नहीं है। और काफ़ी लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि जो दवा किसी एक आदमी के लिए रामबाण है, वो दूसरे के लिए जहर हो सकती है। जैसे हम बात करें, आंखों में इन्फ्लामेशन है तो स्टेरॉइड ज़रूरी है, आंखों में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ज़रूरी है। बट सारी लाल आँखें इन्फेक्शन होंगी, सारी आँखें इन्फ्लामेशन होंगी, ये कंफर्म नहीं कर सकते। और जिसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है उसको स्टेरॉइड डालने से नुकसान बढ़ सकता है। जिसको स्टेरॉइड की ज़रूरत है वो केवल एंटीबायोटिक डालता रहेगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीमारी बढ़ जाएगी। तो जब भी आंखों में तकलीफ हो, चिकित्सक को दिखा के इलाज कराना ज़्यादा समझदारी है। आप सभी को मालूम है आंखें काफ़ी नाजुक हैं, उसमें गलत दवा से हम नुकसान भी जल्दी पहुंचा सकते हैं, इसलिए गलत दवाओं का उपयोग ना करें।
जी। जहाँ तक स्क्रीन से बात चली थी, काफ़ी लोग स्क्रीन को काम में लेते रहते हैं, सर दर्द होता रहता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ती रहती है, सिंपल एक कारण से कि उनको चश्मे की ज़रूरत है और चश्मा नहीं लगा रहे हैं, स्क्रीन साफ नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उसको कभी ब्राइट कर रहे हैं, कभी कुछ और एडजस्टमेंट कर रहे हैं और परेशान होकर दूसरों से लड़ झगड़ रहे हैं या काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, उससे उनकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर हम बहुत कंफर्टेबली काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो नेत्र चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो स्क्रीन है उसके फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन आंखों के साथ साथ में किस तरह से हमारी पूरी जो प्रणाली, पूरा जो सिस्टम है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और किस तरह से हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, पॉस्चर में आ रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी हमें ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और यदि आपका भी काम ऐसा है और क्योंकि हमें स्पेस के साथ आगे बढ़ना ही है, अगर आपको आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप डॉक्टर को दिखाएँ। इचिंग हो जाती है कभी कभार, आँखों में जलन होती है, ये सब स्क्रीन से ही होती है, तो ऐसी कोई भी माइल्ड कंडीशन में भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूर। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही है, माइल्ड कंडीशन हमें लग रहा है क्योंकि हम अपने काम में इतना बिजी हैं या हम उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम चिकित्सक के पास नहीं जा रहे हैं, बट वो माइल्ड है ऐसे कैसे पता? माइल्ड होने का पता लगेगा जब हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। डॉक्टर कहता है कि भाई ये बात माइल्ड है, सीरियस नहीं है, सिंपल है, या इसके लिए सिंपल एक दवा काम में लेनी है, या आपको ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, या आपको गैजेट्स को इतनी पास रखने की बजाय यहाँ रखना है, जो अपन बात करते हैं 1-1.25 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। कई लोग बिल्कुल ऐसे देखते रहते हैं उसमें, कहीं दूसरा कोई नहीं देख ले, लेकिन आप थक रहे हो, आपके हैंड पोस्चर भी खराब हो रहे हैं, शोल्डर खराब हो रहा है, और फिर आप उसमें लगातार देखिए परेशान होकर सोचते हो कि मेरे को कोई दूसरा परेशान कर रहा है, तो वो सब चीज़ों को अपने को थोड़ा देखना चाहिए। तो यानी कि ये सब सिम्टम्स से अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा हो, परेशान हो रहे हो, आप डिम करके देखते हो अपने मैसेजेस या उसे यूज़ करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा हम सबको सचेत होने की ज़रूरत है और इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आँखें ऊपर वाले की दी हुई ऐसी नियामत है जिससे हम दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, और क्या कुछ रंग है इस प्रकृति के उन सबको हम देख सकते हैं। तो अपनी आंखों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, पता कैसे चलता है कि एज के बाद तो नेचुरल सी बात होती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दूर की पास की, लेकिन इनिशियल ईयर्स की बात करें तो कैसे मालूम चल जाता है कोई छोटा बच्चा है कि उसकी आंखें कमज़ोर हैं? आप देखो कि कोई बच्चा है वो बाहर खेलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो चांसेज हैं कि उसको दूर का कम दिख रहा है। वो स्कूल में जा रहा है, परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है, टीचर बोल रहे हैं सीखना नहीं चाहता है, हो सकता है उसको बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा हो। कई बच्चों को आप देखते हो कि वो टीवी के बिल्कुल पास जाके देखते हैं, तो टीवी के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि दूर से टीवी नहीं दिख रहा है। तो ये इंडिकेशन है बचपन में। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, समझदार हो जाता है और स्कूल कॉलेज में जाने लगता है, तो उसको अगर बोर्ड पे नहीं दिखता है तो वो खुद ही बोलने लगता है कि नहीं, मुझे दूर से नहीं दिखता, इसलिए मैं पास में बैठूंगा। उससे बाद वाली उम्र की बात करें तो उनको लगता है कि नहीं, मेरा कल एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि मैं दूर से आती गाड़ी को बहुत पास आने पर देख पाया, जब तक ब्रेक लगाने का टाइम कम रह गया था। तो ये 4 इंडिकेशंस हैं जिनसे अपनों को पता लगता है। कुछ बच्चों की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो चलने फिरने में बहुत कॉन्शियस होकर चलते हैं या चलना ही नहीं चाहते क्योंकि टकरा जाते हैं किसी चीज़ से। तो ये सब इंडिकेशन है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर होने की संभावना है। बिल्कुल। तो जब छोटे होते हैं तो ये पेरेंट्स की और घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, बच्चे के एक्शंस उसको ऑब्जर्व करें, और जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद समझ पाते हैं क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, बात करें आंखों की कॉमन कंडीशंस या डिजीज़ के बारे में, ऐसी सबसे कॉमन जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं कि यदि आप भी डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 274098 और 274099, और इस जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कॉमन बीमारियां, चश्मा एज सच कोई बीमारी नहीं है, बट पब्लिक की भाषा में इसको बीमारी समझते हैं, इसलिए मैं चश्मे को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर हम बचपन से चालू करें तो सबसे कॉमन जो चीज़ है कि चश्मे की ज़रूरत होने पर चश्मा नहीं लगाना। बीमारी नहीं लगाना है, लगाना बीमारी नहीं है। दूसरी चीज़ है एलर्जी प्रॉब्लम होना, जो बच्चों में कॉमन होती है, तो वो एक चीज़ है। चोट लगने की संभावना बचपन में और यंग एज में थोड़ी ज़्यादा होती है। जब हम युवावस्था में आते हैं तो हमारे को कुछ मसल्स वीकनेस होने लगती है, जिससे हम जब लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्दी थकान आने लगती है, उसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। कुछ लोगों में चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे हम अधेड़ अवस्था में आते हैं, उम्र के बीच के पड़ाव में आते हैं, तो 40 की उम्र के आसपास हमें ज़्यादातर लोगों को, जिनको कोई चश्मा पहले नहीं रहा होता है, पढ़ने के लिए थोड़े चश्मे की ज़रूरत शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर कुछ और बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। उनमें काला पानी है, अगर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनकी वजह से आंखों में कुछ प्रभाव आने लगते हैं। और उससे ज़्यादा उम्रों में हम बात करें
तो हमें मोतियाबिंद होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, आजकल काफ़ी पेशेंट्स में उम्र के साथ बढ़ने वाली डिजीज़, जिसमें खास करके डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से और अन्य बीमारियों से साथ साथ एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन की संभावना भी बढ़ती चली जा रही है। जी डॉक्टर साहब, एज तो है वो तो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, लेकिन ये जो बीमारियों की जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी इनएविटेबल है या ये प्रिवेंटिव है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं उन्हें हम प्रिवेंटेबल बीमारियों में मानते हैं। मोतियाबिंद बनना उम्र के साथ होगा, वो प्रिवेंटेबल नहीं है जी। बट जहाँ तक बात करें हम, जैसे चश्मा है, मैंने कहा बचपन में अगर कोई चश्मा लगाना चालू कर देता है तो काफ़ी लोगों को नज़र का डेवलपमेंट तो नॉर्मल होता ही होता है, नंबर बढ़ना भी कम रहता है। दूसरी चीज़, आजकल हम कुछ दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं जिससे काफ़ी लोगों का नंबर नहीं बढ़ रहा है। कुछ स्पेशल चश्मे आ गए हैं जिससे नंबर बढ़ना रुक जाता है। तो एक तरह से प्रिवेंशन इज अवेलेबल चश्मे में। जहाँ तक बात आई डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से या शरीर के अन्य बीमारियों से आँख में नुकसान होना, तो अगर आपकी बाकी बीमारियाँ जिनसे आँख पर असर होने वाला है वो वेल कंट्रोल्ड हैं, अच्छे से मैनेज्ड हैं, उनकी दवा या उनके लिए जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो आप टाइम से ले रहे हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी आँखों में बहुत कम हो जाता है। तो उसमें भी हम प्रिवेंटिव रोल काफ़ी ज़्यादा है। जी। कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के नुकसान से होती हैं, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से आँख में नुकसान होता है। एज के साथ होने वाले नुकसानों में अगर स्मोकर है, डायबिटिक है और वो कंट्रोल नहीं है, तो उससे एज वाले इफेक्ट भी जल्दी हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो भी हमें ध्यान और डायबिटीज़ के कंडीशन में तो हम सुनते भी हैं कि आंखों की रोशनी चली गई। हाँ, जब डायबिटीज़ में काफ़ी स्टेज होती हैं, काफ़ी सारे लोगों में डायबिटीज़ से कई सालों तक कोई नुकसान नहीं होता है, बट कुछ लोगों में ऐसा होता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखने की वजह से बहुत जल्दी आँख की रोशनी ख़राब होने लगती है। क्योंकि उसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी डायबिटीज़ ज़्यादा होती है तो खून का सर्कुलेशन जो आँखों में नॉर्मल होना चाहिए वो कम हो पाता है, और कम होने की वजह से धीरे धीरे टिश्यू के काम करने की क्षमता कम होती है, वहाँ पर लीकेज होते हैं, सूजन आने लगती है, कई बार खून की नलियाँ ख़राब बन जाती हैं। जो खून की नलियाँ ख़राब बनती हैं वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, जल्दी फट जाती हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने के बाद कई और प्रॉब्लम शुरू होती जाती हैं। तो एक तरह से जब डायबिटीज़ हमने किसी को भी डायग्नोस करते हैं तो हम कहते हैं बहुत सीरियसली डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने की हैबिट डिसिप्लिन वाइज बनाना समझदारी है। बिल्कुल, आपने कुछ देर पहले कहा था, अभी आपने कहा डिसिप्लिन, साथ में आपने कहा आंखों की एक्सरसाइज। तो व्यायाम तो शरीर के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, जब उसका डेली रूटीन है, चाहे वो वॉक पे जा रहा है या वो योगा कर रहा है या कुछ और भी कर रहा है, तो आंखों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये अच्छी बात पूछी आपने, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आंखों के एक्सरसाइज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है, बट कुछ लोगों को कन्वर्जेंस मसल्स वीक होती हैं, जिसको हम ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति पास की चीज़ को लगातार देखता है तो आंखें पास में फोकस करने के लिए अंदर मुड़ती हैं और उसको वहाँ मेंटेन रखने के लिए मसल्स को काम करना पड़ता है। वो मसल्स जिन लोगों को वीक होती है उन लोगों को आंखों की एक्सरसाइज की ज़रूरत है, यानी जिसको स्क्विंट बोलते हैं। या हाँ, अगर वो नहीं कंट्रोल रहता है तो स्क्विंट आ सकता है, बट स्क्विंट की स्टेज जो बिल्कुल शुरुआती होती है उसको भी हम एक्सरसाइज करके कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर, बीच में रोकना चाहूँगी, एक बार दर्शकों को बता दें कि स्क्विंट क्या होता है और किस तरह से रोका जा सकता है। यस, बहुत अच्छी बात है आपकी। जब कभी भी दोनों आंखें देखने वाले पॉइंट पर, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ या मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तो दोनों आंखें एक जगह केंद्रित नहीं हो रही हैं, उसको हम भेंगापन बोलते हैं। आंख या तो ज़्यादा अंदर चली गई है या ज़्यादा बाहर चली गई है, उस स्थिति को हम भेंगापन बोलते हैं। मतलब कि दोनों आंखें एक ही पॉइंट पर नहीं देख रही हैं। भेंगापन आने के कुछ कारण होते हैं, खास करके जो कारण होता है दोनों आंखों की नज़र का बराबर नहीं होना, या तो किसी बीमारी की वजह से नज़र में अंतर है या चश्मे के नंबर में अंतर होने की वजह से आंखों में भेंगापन आ सकता है। और बचपन में इसका इलाज करना बहुत समझदारी है, ज़रूरी है, क्योंकि बचपन वो स्थिति है जब हम नज़र को डेवलप कर सकते हैं। मतलब जिसकी नज़र कमज़ोर है उसको हम बढ़ा सकते हैं। एक बार हम बात करें युवावस्था में या अधेड़ावस्था में आ गए हैं, उम्र हमारी बढ़ चुकी है, तो डेवलपमेंट की उम्र जा चुकी होती है। जैसे बच्चे का विकास हम देखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल बड़ा होता जाता है, लंबा होता जाता है, ग्रोथ होती रहती है। ऐसे ही आंखों के डेवलपमेंट की भी एक उम्र होती है जो सबसे ज़्यादा बचपन में 2-3-4 साल की एज सबसे बेस्ट एज है। जब कभी भी अगर आपको लग रहा है बच्चे में भेंगापन है या उसके देखने में कोई कमजोरी का डाउट भी होता है, तो नेत्र चिकित्सक को दिखाकर उचित इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। इसको हम, चूँकि दर्द नहीं हो रहा तो इमरजेंसी नहीं मानते हैं, बट मैं कहना चाह रहा हूँ ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि ये उस टाइम ठीक हो सकती है और बाद में ठीक होना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और आपने एक संदेश भी दे दिया इस बात में अपने कि हम इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझते, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स एज सच नहीं निकल कर आते, लेकिन जिस तरह से वो बच्चा बिहेव कर रहा है, जिस तरह से वो टीनेजर है या वो नहीं समझ पा रहा है, तो उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आज जैसे हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए हैं, नज़र के चश्मे
चश्मे अलग अलग तरीके के आ गए हैं। हालांकि ये तो एक इंडस्ट्री भी बन गई है, फैशन इंडस्ट्री बन गई है, बहुत प्रकार के चश्मे आ गए हैं, लेकिन लोग चश्मा हटाना प्रेफर करते हैं, उसकी बहुत सारी सर्जरीज आ गई हैं। कितनी सक्सेसफुल है, कब ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये आपने बहुत ज़रूरत वाली चीज़ पूछी है, जो काफ़ी युवा हमसे पूछते रहते हैं, और युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ युवा जो वैसे ज़रूर नहीं है, लेकिन इस कारण से मानसिक परेशानी में रहते हैं, थोड़ा डिप्रेशन रहते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर फील करने लगते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ चश्मा लगाने से उनकी बात करें फिटनेस, तो वो उसको फिट नहीं माना जाता है। बट ज़्यादातर जगह एक सोशल टेबू है कि चश्मा लगाने से हमें अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल। बट यहाँ मैं बताना चाहता हूँ खुशखबरी की तरह से कि चश्मा हटाने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी अब ऑलमोस्ट 25-30 साल से अवेलेबल है, और काफ़ी रिफ़ाइन हो गई है, काफ़ी सफल है, सुरक्षित है। ध्यान रखने की चीज़ ये है कि यूजुअली हम चश्मा हटाने की उम्र 20 साल से कम में नहीं करते हैं। 20 साल से उम्र के बाद हम चश्मा हटाने के लिए लेज़र के लिए कुछ जांचें करते हैं। उन जांचों में अगर आप फिट आते हैं तो हम लेज़र द्वारा आपका चश्मा हटाने की सलाह देते हैं, और ये सुरक्षित होने पर हम करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में ये हमें लगता है कि सुरक्षित नहीं है, हम उनको मना करते हैं, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं सब चश्मा तो हटाना ही है, नहीं तो इसमें हमें शादी में, नौकरी में या अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी उन दर्शकों से ये गुजारिश है कि वो इस बात को समझें कि अगर चिकित्सक आपको किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा आपका ज़्यादा है, और आपके लिए सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चश्मा यूजुअली हम 20-25 साल की उम्र वाले लोगों को ज़्यादा हटाते हैं, उसके बाद वालों में भी करते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं वो यूजुअली 20 से 25 की उम्र वाले होते हैं। अभी आपका पूरा जीवन बाकी है, अगर कोई चीज़ जो सुरक्षित नहीं है उसके लिए ज़बरदस्ती हम काम करें, उससे बढ़िया है कि हम आँखों को सुरक्षित रखें। तो चश्मा हटाना जब सुरक्षित होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा हटाने की काफ़ी टेक्निक्स हैं, PR के है, सरफेस एब्लेशन है, लेसिक है, स्माइल है, फिर स्माइल प्रो है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये डे बाय डे एडवांस होती गई हैं और अब काफ़ी सुरक्षित हो गई हैं, और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस तरह से ऑपरेशन करके अभी स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब एक बार आपको बीच में रोकना चाहूँगी, एक दर्शक जुड़े हमारे साथ जोधपुर से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, दोहराएं। मैं विष्णु सिंह बोल रहा हूँ। जी विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेंस डलवाने के बाद मतलब 50 की उम्र में कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती? नहीं, लेंस डलवाने के बाद कोई उम्र में दिक्कत क्यों आएगी? उम्र की वजह से कोई नुकसान लेंस को नहीं होता है। लेंस जो हम डालते हैं वो यूजुअली एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जो उम्र के साथ कोई चेंज उसमें नहीं आता है, लेकिन उम्र के साथ कुछ और बीमारियां आ सकती हैं जिसकी वजह से अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो उनका इलाज करना होगा। यूजुअली लेंस ख़राब होने की बीमारी नहीं होती है, लेंस सही रहता है, उम्र के साथ ख़राब नहीं होता। जी विष्णु जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसा विष्णु जी ने हमसे पूछा, ये जो लेंस लगती है तो इसकी भी कुछ आफ्टर केयर होती है? नहीं, देखो लेंस लगने के बाद जो आम भाषा में हम बात कर रहे हैं वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लगते हैं, और छोटे बच्चों में 2, 3, 5 साल वाले बच्चों में भी मोतियाबिंद होने पे वही इलाज होता है जो बड़े होने पे होता है, और वही लेंस पूरे उम्र चलता है। तो लेंस की कोई केयर नहीं चाहिए। लेंस समझने की चीज़ ये कि एक नेचुरल लेंस है जो पैदाइशी आंख में आया है। वो लेंस जब कभी भी धुंधला हो जाता है, साफ नहीं रहता है, उसकी वजह से नज़र में कमी आने लगती है, तो हम लेंस को चेंज करते हैं। और ये आर्टिफिशियल लेंस प्लास्टिक का बना होता है जो उम्र के साथ ख़राब नहीं होता है, तो उसमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे आंखों का जो नज़र का चश्मा है उसकी सर्जरी के बारे में, और आपने कहा था जो युवा वर्ग है 20 to 25 ईयर्स मैक्सिमम वो आते हैं, लेकिन एज यू ग्रो आप अधेड़ में आते हैं 30-40, क्या ऐसे लोगों को भी ये ऑपरेशन या सर्जरी आप सजेस्ट करते हैं? ये आपने बिल्कुल अच्छा पूछा। मैंने कहा कि मेजोरिटी लोग जो हमारे पास आते हैं वो इस एज ग्रुप में होते हैं, बट 35, 40, 45 सभी एज ग्रुप में ये ऑपरेशन हम करते हैं। लेकिन सभी के लिए जो मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट करना चाहूँगा, सुरक्षा की जाँच होगी। सुरक्षा की जांच में आप फिट होंगे तो ही अपन लेज़र ऑपरेशन करेंगे। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जो लेज़र से फिट नहीं होते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल लेंस आते हैं जो मोतियाबिंद से अलावा अलग तरह के लेंस होते हैं। उस लेंस को नेचुरल लेंस के रहते हुए उसके सामने लगा दिया जाता है। लगाने निकालने का चक्कर नहीं है, परमानेंट फिटिंग है, और वो इस तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत उपयुक्त है। इनको हम फेकिक लेंस बोलते हैं। जो मोतियाबिंद के लेंस हैं उनको हम इंट्राकुलर लेंस बोलते हैं, जो नेचुरल लेंस मतलब फेकिक चीज़ को हटाकर नया लेंस लगाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस भी एक तरह का लेंस है, बट कॉन्टैक्ट लेंस के मुकाबले लेज़र करना या आँख के अंदर परमानेंट फिटिंग करने वाला लेंस आज के ज़माने में ज़्यादा सुरक्षित है। थोड़ा कॉन्टैक्ट लेंस के मुकाबले महंगा है,
लेकिन ये परमानेंट फ्रीडम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कॉन्टैक्ट लेंसेज की, तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है, लेकिन आजकल हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग फैशन के लिए भी इस तरह का कुछ इस्तेमाल करते हैं और फैशन के लिए अपनी आंखों को और खूबसूरत दिखाने के लिए डिफरेंट कलर्स के कॉन्टैक्ट लेंसेज काम में लेते हैं। देखो, हम उसको दोनों चीज़ बोलेंगे कि कुछ लोग उसको यूज़ होने पर यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज इन द सेंस कि आंखों का 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए कलर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग हम बोलें फिल्म में, ड्रामा में या किसी इंडस्ट्री में ऐसे में जहाँ पे उनको कोई एक इफेक्ट दिखाना है कि भाई उसकी आंखें डरावनी हो, उसकी आंखों में कोई चेंज करना हो, जिसकी वजह से हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसके लिए काम ले रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक है। बट रोज़ाना किसी भी लेंस को लगाना, उसकी केयर ढंग से नहीं करना, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ाना, और वो जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उससे कई बार विज़न भी कम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सलाह के लिए उपयुक्त नहीं है। बट हाँ, जैसे कि फैशन में हर आदमी अपने हिसाब से इलाज करने लगता है, तो काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट लेंस को कॉस्मेटिक पर्पस से यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। फुलेरा से सोहनलाल जी जुड़े हैं हमारे साथ में। नमस्कार सोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? शायद दर्शक हमसे नहीं जुड़ पा रहे अभी, दोबारा इनका कॉल लेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से कॉन्टैक्ट लेंसेज के भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। साथ ही अब बात कर लेते हैं मौसमी बीमारियों की। अगर बात करें तो इन्फेक्शंस भी बहुत फैल जाते हैं और आई इन्फेक्शन भी हो जाता है। किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे पता चले कि कुछ प्रॉब्लम है? देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे तो बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि डे बाय डे हमारा खुद का पर्सनल हाइजीन जो है वो बेटर होता चला जाता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाइजीन बहुत इम्प्रूव हुई है। और जैसे कि हम बात करें कि आज से 10-20-25 साल पहले, बीच में फिर से रोकना चाहूंगी, माफ करें, क्योंकि सोहनलाल जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ में। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? वो सर, मेरी पत्नी का डॉक्टर साहब से लेंस चेंज कराया था। हाँ हेलो जी जी बताएं। मैं टीवी से दूर बैठे हैं आप अपने टीवी की आवाज थोड़ा धीरे करें सोहनलाल जी। मेरे डॉक्टर साहब से मेरी पत्नी का लेंस, हाँ सर, मेरी पत्नी का ऑपरेशन करवाया था डॉक्टर साहब के यहाँ से, लेंस लगवाए, दोनों आंखों में चेंज कराए थे, है ना? अभी क्या दिक्कत है? उन्होंने वो क्या टिमोल पीबी लिखा था, उनके प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो अब वो 2-3 साल हो गए लगातार वो मिलने की दवाई जो टिमोलोल 0.5% डाल रहे हैं। देखो, आपको प्रेशर बढ़ गया, उसके लिए जो टिमोलोल दवा है वो प्रेशर कम करने की दवा है। प्रेशर ज़्यादा बढ़ने को हम काला पानी या ग्लूकोमा बोलते हैं। प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए आपको दवाएं काम में लेनी है। कभी कभी कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं मिलता है तो उसी कंपाउंड की अच्छी कंपनी की दवाएं आप उपयोग में ले सकते हैं, या चिकित्सक को दिखाकर उसका सब्स्टिट्यूट लिखवा सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन नहीं है अवेलेबल, तो दूसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन को हम काम में ले पाएँ। बट काला पानी की दवाओं में निरंतरता ज़रूरी है। काला पानी से होने वाले नुकसान को, अंधता को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मरीज़ दवा को टाइम से डालता रहे, उसको अपनी सलाह से बंद ना करे, क्योंकि काफ़ी सारे काला पानी लोगों को कोई दर्द नहीं होता है और नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जब नुकसान हो जाता है और दोबारा ठीक नहीं होता है, तब जागने से बढ़िया है कि हम बिल्कुल शुरुआती रूप से ही डिसिप्लिन वाइज निरंतरता से डॉक्टर को दिखाते रहें और दवा का उपयोग करते रहें। जी, हमें उम्मीद है कि जो हम दर्शक हमसे जुड़े थे सोहनलाल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अनुशासन की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी के हर स्फेयर में, और जब हम बात करते हैं मेडिकेशन की, चाहे किसी भी चीज़ की मेडिकेशन हो, तो डॉक्टर की सलाह और उसको सही समय पर लेना, दोनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हम खुद ही अपनी बात अपने हिसाब से हम खुद ही कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से कभी कभार हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जिसका खामियाजा शायद आंखों को या शरीर के किसी भी हिस्से को भुगतना पड़ता है। देखो, मैं यहाँ रिपीट करूँगा कि काला पानी में कुछ लोगों को दर्द होता है, बाकी ज़्यादातर लोगों को दर्द नहीं होता है। इसीलिए हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं, मतलब चुपचाप आपकी आँख की नज़र को ये चोरी करके ख़त्म कर देता है। और जब हमें दर्द नहीं होता है तो हम थोड़े लापरवाह हो ही जाते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। जब तक दर्द नहीं होता ना, हम उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में आया, हम रेगुलर चेकअप्स का सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है, हम जा ही नहीं पाते जब तक कि हमें ऐसा ना लगे अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आँखों की अगर बात करें तो कितना रेगुलर चेकअप होना चाहिए, कब जाना चाहिए, कितने अंतराल पे? ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने शुरुआत से कहा था कि बच्चों का चेकअप प्रेफरेबली बिफोर स्कूल ज्वाइनिंग, स्कूल में जाने के पहले ही कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि बच्चा स्कूल में परफॉर्म नहीं करे और हम सोचें ये मंदबुद्धि है
ये काम नहीं कर पाएगा, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो मंदबुद्धि मान के उसको हम पढ़ाना बंद कर देते हैं या उसको मारपीट करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी नुकसानदायक होती है। तो वो अपने को नहीं करना चाहिए। स्कूल जाने के पहले अगर बच्चे का एक आई चेकअप हो सके, उसके बाद जब बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ज़रूर कराएं। मैं मानता हूँ उसके बाद से बच्चा या युवा अपने आप जान पाएगा कि मुझे आई चेकअप की ज़रूरत है। फिर हमें 40 साल की उम्र पर एक आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि 40 साल पे काफ़ी सारे बदलाव आते हैं जो उम्र की वजह से आँखों पर चश्मे की ज़रूरत बनाते हैं, या बीमारियों की शुरुआत होने का इंडिकेशन हो सकता है, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि और बीमारी की वजह से आँख में होने वाले नुकसान की ज़्यादा जानकारी हम मरीज़ को दे पाते हैं कि भाई अब आपको इस चीज़ से होने वाले नुकसान की संभावना बढ़ गई है, इस बीमारी को हम इलाज इस तरह से करेंगे। या हम उसके बाद से 2 या 3 साल के गैप से जब उनको बुलाना होता है तो वो बता पाते हैं कि आपको 2 साल से या 3 साल से दोबारा आई चेकअप कराते रहना चाहिए। इन सब के बावजूद भी जब कभी भी आप कंफर्ट में नहीं हैं, आपको लग रहा है आपकी आंखें आपको जितना आप काम करना चाहते हैं, जितना आराम से आप रहना चाहते हैं वो नहीं है, तो आई चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब, हाल ही में अभी आई डोनेशन वीक गया है, और आई डोनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक दान भी है, एक कैंपेन भी है, और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इसमें। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक समाज की ज़रूरत भी है, और अब हम सब समझदार हैं, हमें मालूम है कि किसी के नेत्रदान करने से उसको अगले होने वाले जन्म में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और नेत्रदान एक ऐसा महादान है, क्योंकि जो नेत्रदान में हम कॉर्निया काम में लेते हैं वो सिर्फ नेचुरल कॉर्निया ही हम काम में ले पा रहे हैं। आर्टिफिशियल कॉर्निया काफ़ी रिसर्च चल रही है, बट अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर आँख में कोई फूला है, कोई सफ़ेदी आ गई है कॉर्निया में, कोई खराबी आ गई है, तो उस कॉर्निया को हमें किसी दूसरे व्यक्ति के कॉर्निया से ही रिप्लेसमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। हम किसी भी जिंदा व्यक्ति का कॉर्निया निकाल कर दूसरे को लगा नहीं सकते, क्योंकि आँखें सभी को चाहिए, नज़र सभी को चाहिए। लेकिन मरने के बाद जो चीज़ वेस्ट होने वाली है उसकी जगह हम उसको दान कर दें और उससे हम दूसरों को रोशनी दे सकें, तो ये एक बहुत पुण्य का काम है। यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक हम एक व्यक्ति की आँख से एक ही व्यक्ति को रोशनी अच्छी कर पाते थे या फ़ायदा दे पाते थे। अब आजकल हम कंपोनेंट कॉर्नियल सर्जरी करते हैं, मतलब कॉर्निया के कुछ हिस्सों को अलग अलग लोगों में काम ले सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति की 2 आँखों से हम 4 से 6 व्यक्तियों की रोशनी अच्छी करने के काम भी कर सकते हैं। तो नेत्रदान के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप नेत्रदान के लिए आगे बढ़ें, हमें सहयोग करें। और जब कभी भी किसी परिवार में, आपके दोस्तों में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डेथ होती है, उसके नेत्रदान करने के लिए आप आगे बढ़ के ऐसा कदम उठाएं कि वो आई बैंक सोसाइटी को या आसपास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आप ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि हमारी इच्छा है कि हम हमारे परिजन का नेत्रदान करना चाहते हैं। वहाँ से टीम आएगी, आई निकाल के ले जाएगी, बाकी आई को पैक करके जाएगी। बाहर से किसी को कुछ पता नहीं लगता है, कॉस्मेटिकली कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। और मैं फिर रिपीट करूँगा, आने वाले जन्म में उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान इस नेत्रदान से होगा ऐसा नहीं है, बल्कि इस पुण्य से उस परिवार को और बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। चलते चलते एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दें कि क्या कुछ ऐसा करें कि अपनी आँखों को और अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकें। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए देखो, नेचर ने कुछ चीज़ बनाई है कि आँखें जो बार बार बंद होती हैं, ब्लिंक होती हैं, ये खुद केयर करने के लिए काफ़ी हैं। नॉर्मल टीयर्स जो होते हैं उनको पलक बंद होने खुलने से एक फ़्लो मिलता है, उस फ्लो से आँखों में जाने वाली गंदगी अपने आप बह जाती है। लेकिन जब कभी भी आँख में लाल आ रही है, लाल होने का मतलब है कि आँख में कोई न कोई डिस्कम्फर्ट है। तो सिंपल, अगर आप बाहर जाके आएँ या आपको कोई केमिकल एक्सपोजर हुआ है या जहाँ से आपको लग रहा है कि आँख में कुछ गई है, तो सिंपल पानी से उसको धोना है, ना कि मसलना है। किसी भी सूरत में आँख को मसलना ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ को हम मसलते हैं तो उस पर दबाव बनता है, उसको हम घिसते हैं, उसको रगड़ते हैं। अगर कोई शार्प नुकीली या कोई चीज़ ऐसी है जो आँख में सरफेस के ऊपर रगड़ेंगे तो उस पर निशान बनाएगी, तो वो नुकसान करेगी। तो आँख को मसले नहीं, आँख को साफ़ पानी से धोएं। अगर उससे आपको आराम नहीं आता है तो नेत्र चिकित्सक को दिखाएं। आप आँख में कभी भी डिस्कम्फर्ट की स्थिति हो तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल। और खान पान अपने आप में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खान पान तो देखो पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है, आँख भी शरीर का हिस्सा है और काफ़ी एक्टिव अंग है। जैसे अपन बोलते हैं कि हार्ट दिन भर चलता है, तो जब तक आप जगे होते हो आँख आपकी खुली रहती है और काम करती है। तो ये लगातार काम करने वाले अंगों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान अच्छा होने से आपका पूरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्य बीमारियां नहीं होने से आँखें सुरक्षित रहेंगी,
तो आपको ध्यान देना ही है। बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र, आपने जो जानकारी हमें दी है और जिस तरीके से दी है और आपने जितनी गहनता से दर्शकों को सब बताया, हमें पूरी उम्मीद है कि हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड से ये ज़रूर समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपने आप को और अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से दुनिया के जो रंग है, प्रकृति के रंग हैं, उनको खूबसूरत बना सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया की खूबसूरती हमारी आंखों में आती रहे, तो अपनी आइज़ को डोनेट करना ज़रूर करें। अपने आई बैंक सोसाइटी से या कोई भी आसपास का हॉस्पिटल हो, वहाँ जाकर एक फॉर्म जो होता है उसे फिल करें और अपनी इच्छा जाहिर करें कि आप अपनी आंखों को दान देना चाहते हैं, क्योंकि नेत्रदान ही महादान है। डॉक्टर वीरेंद्र, हमसे बात करने के लिए, अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं दर्शकों को एक लाइन और कहना चाहूँगा कि आप अपनी इच्छा जाहिर करें, फॉर्म भरें, बट उससे ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को ये बताएं कि मेरी इच्छा नेत्रदान की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद घर वाले बोलते हैं सर हमें पता नहीं इनकी इच्छा थी या नहीं। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी इच्छा है और उसको जो लोगों को जाहिर करते हैं तो नेत्रदान में काफ़ी सुगमता हो जाती है, आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर परिवार वाले उस काम को करना चाहते हैं जो आपकी इच्छा थी, बट आपने बताई नहीं है और उसकी वजह से नेत्रदान रुक जाता है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही। हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही। आपके पास फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, जिससे कि आप हेलो डॉक्टर को कहें हेलो डॉक्टर।